दोस्तों, मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपको पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी बढ़ चुकी है, वैकेंसी बढ़कर लगभग 45,000 हो चुकी हैं। तो ये आपका बहुत सुनहरा मौका है इस बार सिलेक्शन पक्का करने का। और आपको पता है कि मैं आपको संभावित प्रश्न की सीरीज करवा रहा हूं, तो उस सीरीज में सेट नंबर 4 मैं आपको करवाने जा रहा हूं। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ 40 दिन रह गए हैं, तो इस बार इतनी मेहनत करनी है, इन 40 दिनों में इतनी मेहनत करनी है कि इस बार जीडी हाथ से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे आपका। बढ़ते हैं आज के सवालों की तरफ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सवाल कह रहा है कि 10,500 के कुल कितने गुणनखंड हैं। सवाल ने कहा है कि 10,500 के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो ये कुल कितने गुणनखंड, उसके निकालने का तरीका देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम इनका गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं, इनके फैक्टर करते हैं। और फैक्टर कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टर में इनको तोड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ने का तरीका देखो आप, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं 105 गुणे 100, 105 गुणे 100। ये मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई थ्रू तोड़ रहा हूं। बाकी आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भाग विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप ऐसे ट्राई करिए इस सवाल को गुणा से तोड़ने का। तो 105 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 5 × 21 और ये लिख सकता हूं 4 × 25। बोलेंगे सर लिख लेंगे। अच्छा, क्या मैं इसको 5 × 3 × 7 × 2 का स्क्वायर n, मैं यहां पे इसको 5 का स्क्वायर लिख लूंगा। बोलोगे सर लिख लेंगे। तो आप बताओ ये इसके साथ गुणा होगा तो 2 की पावर 2, 3, 5 की पावर 3 गुणा 7। तो क्या इनके यानी 10,500 के क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया। प्राइम फैक्टराइजेशन का बेटा मतलब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि जो इनके फैक्टर होंगे वो सब प्राइम नंबर में हो। वो सब कैसे हो, प्राइम नंबर में हो। आप जानते हैं कि 2, 3, 5, 7 कैसे होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अच्छा, अब मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का तरीका क्या होता है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, जो प्राइम फैक्टर की पावर है उनको उनमें एक ऐड कर दो। यहां पावर 1 है तो ये 1 + 1, यहां पावर 3 है 3 + 1, यहां पावर 1 है तो 1 + 1, तो ये 3 × 2 × 4 × 2। तो यहां देख पा रही है 6 हो रहा है, ये 8 हो रहा है, यानी 48 विल बी योर आंसर। तो 48 जो है आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। सीट में इसके थोड़े ऑप्शन जो है मिसप्रिंट है, वो आप सुधार कर लीजिए। 13, 11, 12, 15 इसके ऑप्शन है वो वहां मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी बात, इस टेस्ट की या प्रैक्टिस सेट की जो सीट है वो कहां प्रोवाइड कराई जाएगी, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन डलवा दूंगा, अब वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम हैंडल आपको शो भी हो रहा है स्क्रीन पे। चलिए सवाल क्या है, सवाल 78 पावर 1, 78 पावर 2 और 78 पावर 3। सवाल बहुत आसान है, दिख रहा है। ये 78 किससे घटता है, तो 78 11 से नहीं घटेगा, 12 से नहीं, 15 से नहीं घटेगा, तो किससे घटेगा भैया, 78 जो है 30 से घट जाएगा। ये बहुत आसान सवाल था। ठीक है, इसका आंसर जो है ए ऑप्शन है 30, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, एक गांव की आबादी 10,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% से बढ़ जाती है और महिलाओं की संख्या 6% से बढ़ जाती है, फिर जनसंख्या 10,540 हो जाती, कितनी महिलाएं हैं। बड़ा आसान सवाल है, आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, शिफ्टिंग लगा सकते हैं। अगर मैं शिफ्टिंग की बात करूं, शिफ्टिंग की बात करूं इस सवाल के अंदर, बहुत ध्यान से देखना। कह रहा है कि ये पुरुष है और ये महिला है। पुरुष P और महिला M, तो पुरुष बढ़ रहे हैं 5% से और महिला बढ़ रही है 6% से। और ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ गई भाई, 10,000 थे, कितने लोग थे, 10,000, 10,540 हो गए। तो आप देख पा रहे हैं कितने बढ़ गए, 540। आप देख पा रहे हैं कितने हो गए, 540 बढ़ गए। अब आप देखिए, अगर मैं जितना पुरुष बढ़ाऊं उतना महिला बढ़ा लूं, कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। तो मैं 6% को क्या कर रहा हूं, 5% +1 कर दे रहा हूं। मैंने क्या करा, थोड़ी देर के लिए मान लिया कि 1% मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। अगर 1% शिफ्ट कर दिया यानी ओवरऑल मैंने कितना लिया, 5%।
तो 10,000 का 5% कितना होगा? 10,000 का 5% आप बोलेंगे सर 10,000 का 5% 500 होगा। कितना होगा? 500 होगा। यानी जनसंख्या कितनी बढ़नी चाहिए? जनसंख्या 500 बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ कितनी गई? 540 बढ़ गई। 540 बढ़ गई। ये 40 फालतू क्यों बढ़ गए? ये 40 जो है भैया वो फालतू क्यों बढ़ गए? आप बोलेंगे सर क्योंकि यहाँ पे 1% हमने काउंट नहीं करा, वो छोड़ दिया, उस वजह से ये 40 लोग बढ़ गए। यानी इसी 1% की वैल्यू 40 है और 100% की वैल्यू कितनी होगी? 4000 होगी। और महिलाएं आपसे पूछी हैं तो इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो गया? 4000 आ गया। इस सवाल का आंसर क्या हो गया? 4000 हो गया। ये तो हो गया शिफ्टिंग तरीका। मैं आपको एलिगेशन भी बताता हूं इस सवाल का। इस सवाल करने एलिगेशन करने का तरीका क्या है? देखिए, जैसे आप बताओ जो पुरुष बढ़ रहे हैं वो 5% बढ़ रहे हैं और जो महिला बढ़ रही हैं वो 6% बढ़ रही है। अब मुझे पता करना है कि ओवरऑल यानी इनके बीच की वैल्यू जो है वो कितनी बढ़ रही है। तो आप देखो छोटी सी बात कि 10,000 लोग थे और 10,540 हो गए तो कितना बढ़ गया? 540। कितने पे? 10,000 पे। भाई 540 लोगों की बढ़ोतरी हो गई, 10,000 पर बढ़ोतरी हो गई, गुणा कर देंगे 100 तो आप देखो 100 काट दे बिंदी, यानी कि 5.4 आ गया। यानी यहां से आ गया 5.4 की वृद्धि हो गई। ओवरऑल क्या हो गया? 5.4 की वृद्धि हो गई। अब आप मुझे बताओ अगर मैं 6 से यहां घटाऊंगा तो 0.6% आएगा। बोलो आएगा सर? यहां से इसे घटाऊंगा तो 0.4% आएगा और जब मैं इसे काटूंगा 3:2 आएगा। कितना आएगा? 3:2। अच्छा, जो इनकी जनसंख्या होगी भी किसमें? 3:2 में बटेगी। यानी 5 की वैल्यू 10,000, लोग कितने हैं? 10,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000 आ गई। महिला ये 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4,000। कितनी आ गई भैया? 4,000 इसका करेक्ट आंसर आ गया। आई होप आप समझ पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि दो सिलेंडरों की त्रिज्या 3:4 के रेशियो में है और जो उनकी हाइट है वो 8:5 के रेशियो में है, तो उनके वॉल्यूम का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, आप जानते हैं ये इस प्रकार का सिलेंडर होता है ना? होता है बोलो। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? आप जानते हैं सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो πr² होता है। नहीं होता है? आप बताओ ये पाई की वैल्यू जो होती है वो न्यूमेरिक वैल्यू है, कभी बदलेगी? बोलेंगे सर कभी नहीं बदलेगी। जब पाई की वैल्यू कभी नहीं बदलेगी तो वैल्यू कैसी हो गई? कांस्टेंट हो गई। यानी पाई की वैल्यू कैसी हो गई? कांस्टेंट हो गई। यानी वॉल्यूम जो है वो डायरेक्ट किस पे डिपेंडेंट है? वॉल्यूम जो है वो डायरेक्ट r² h पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? r² h पे डिपेंडेंट है। यानी कि मुझे r² मिल जाए और h मिल जाए तो मैं वॉल्यूम बता दूंगा। अच्छा, सवाल में क्या दिया हुआ है? सवाल में r1 रेशियो, यानी ऐसे लिख लो आप, r का जो रेडियस है वो आपको पता है कितनी? 3:4 है और h पता है, h कितनी है? h है 8:5। लेकिन मुझे मतलब 3:4 से नहीं है, मुझे r² चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे r² चाहिए। अब r² चाहिए तो अगर मैं इसका r² कर दूं तो ये 9 रेशियो क्या हो जाएगा? 16 होगा। आप कहेंगे सर 16 हो जाएगा, तो अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉल्यूम क्या होता है? r² h। आप कहेंगे सर बिल्कुल r² h। ठीक, चलिए तो यहां गुणा कर देंगे 9 × 8 रेशियो 16 × 5। तो यहां से काट देंगे, ये 2 बार जाएगा तो 9:10 आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 5 कह रहा है ABC ने अपनी पूंजी 2:3:5 के अनुपात में लगाई। A, B और C द्वारा निवेश की गई राशियों की अवधि का अनुपात 4:2:3 के अनुपात में है, तो C का लाभ जो प्राप्त होता है वो A के हिस्से से 1,47,000 अधिक प्राप्त होता है, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है। आप देखिए, मैंने आपको बताया होगा पहले भी क्या कि जो प्रॉफिट डिवाइड होता है, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो प्रॉफिट अंत में मुझे मिलता है वो प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट मतलब कितनी पूंजी लगाई आपने, वो रुपए, और कितने समय के लिए लगाई, तो उन दोनों का जो गुणनफल होगा वो लाभ होता है। ठीक है, तो अब देखो सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने बोला है कि जो पूंजी इन्वेस्टमेंट है वो किस रेशियो में? 2:3:4 है। वो क्या है? 2:3:5। और जो
टाइम है, टाइम टी है, वो 4:2:3 गिवन है। तो अगर मैं प्रॉफिट निकालना है तो इनका मल्टीप्लाई कर देते 8, 6 और ये कितना आ गया 15, कितना आ गया 15। अब ये ए था, ये बी है, ये सी है। सवाल ने बोला जो सी को लाभ प्राप्त हुआ है वो ए से इतना ज्यादा है, यानी सी को 15 मिला है, ए को 8 मिला है, यानी आप देख पा रहे हैं कितना ज्यादा मिल रहा है। आप कहेंगे सर 7 ज्यादा मिल रहा है, तो सवाल कह रहा है 7 नहीं है, सवाल कह रहा है 1,47,000 ज्यादा मिल रहा है, 1,47,000 ज्यादा मिल रहा है। अगर मैं 7 से काटूंगा तो 7 दूनी और 7 एकम, यानी एक की वैल्यू आ गई 21,000। कितनी आ गई? एक की वैल्यू कितनी आ गई? 21,000 आ गई। और उसने पूछा बी का हिस्सा, यानी बी क्या है 6 है, तो 6 की वैल्यू पूछी है, तो यानी 1,26,000 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1,26,000 क्या आ जाएगा भैया? करेक्ट आंसर आ जाएगा। 6 क्या कह रहा है? 13 का वह सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। तो 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। प्रत्येक दशा में 2 शेष बचाता हो भैया, ठीक है। देखो इसके ऑप्शन भी दिए, आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। 25, 20, 842, 25, 22 और 840। तो यानी कि वो एक ऐसा ऑप्शन, बहुत ध्यान सुना, एक वो ऑप्शन जो पूरा 13 से कट जा रहा है, यानी वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो मैं चेक कर लेता हूं 13 से कौन सा कट रहा है, और सबसे छोटा पूछा है, इनमें कोई सा भी हो सकता है। अगर ये मैं बात कर रहा हूं 13 से ये कटता नहीं है, ठीक है, 13 से ये नहीं कटता। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां पे आप देखो 13 6 कितने होते हैं? 13 6 78 होते हैं। अगर 78, 13 6 78 हो गए, 6 बचे, ये भी नहीं कट रहा है। अब बात करते हैं, ये ए और सी ऑप्शन बच रहा है मेरे पास, तो 13 एकम 13 हो गए, यानी यहाँ कितना बचा बच्चा? यहाँ गौर देखो, यहाँ कितना बचा? यहाँ 13 एकम 13 हो गया, यानी यहाँ बचा 12। अब 12 13 निम्मा कितने होते हैं? 117 होते हैं, यहाँ बचा 12। अब 13 नंबर 117, यानी 5 13 चौको 52, यानी ये पूरी संख्या कट गई। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, 13 यानी 12 ये नहीं कटेगी, ये आंसर हो गया वो 2522 करेक्ट आंसर हो गया। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई ऑप्शन। बाकी मैं इसका तरीका बताता हूं आपको करने का कि कैसे सवाल करते हैं। तो एलसीएम लेना है मेरे को 4 5 6 और 7 8, ठीक, प्लस कर देना 2, जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्या कर देंगे? वो प्लस कर देंगे। तो 4 5 6 7 8 का क्या हो जाएगा? एलसीएम। एलसीएम लेने का बेस्ट तरीका, जो सबसे बड़ी संख्या वो एलसीएम ले लो। आप देखो 4 तो इसके अंदर आ गया, बोलो सर आ गया। 5 नहीं आया, 5 आ गया। 7 नहीं आया, 7 आ गया। अब 6 का जो 2 है वो इसके अंदर आ गया। भाई 6 में 6 अगर फैक्टर करूंगा 2 गुणा 3 है, तो 2 तो 8 के अंदर होता है, 3 नहीं होता है, तो 3 और दे दो, ठीक। अच्छा यहाँ 13 का मल्टीपल पूछा तो के लगा लो, के इसलिए लगा लो क्योंकि रिमाइंडर को हम नहीं छेड़ सकते। हम संख्या को छेड़ सकते हैं लेकिन रिमाइंडर को नहीं छेड़ सकते, ठीक है। तो अब वो संख्या जो इनसे कटे और 2 क्या दे? रिमाइंडर दे, लेकिन ये पूरी 13 से कटनी चाहिए। इसका मतलब आप देखो पहले यहाँ पे समझो मेरी बात को, तो यहाँ ये 40 और यहाँ कितना हो गया 21, यानी 21 चौका 84, यानी 840 के प्लस 2। यानी के की वो कैसी वैल्यू रखूं, बहुत ध्यान सुनना, के की वो कौन सी वैल्यू पुट करूं जो के की वैल्यू रखने पर ये पूरी संख्या किससे कट जाए? 13 से कट जाए। ये अगर 840 इंटू के, यानी के की वो कौन सी वैल्यू रखें? के की वैल्यू कमेंट करके बताओ फटाफट, क्या रखें यहाँ पे? फटाफट जल्दी बताओ के की वैल्यू कमेंट करके कि यहाँ क्या रखें जो ये संख्या 13 से कट जाए। देखो भैया मैं क्या करता हूं, बहुत बड़ी संख्या है, मुझे नहीं पता कौन सी संख्या 13 से कट रही कौन सी नहीं कट रही, मैं क्या करता हूं इसमें से वो वाला हिस्सा निकाल देता हूं जो 13 से पहले कट रहा है, इससे वो हिस्सा निकाल देता हूं। तो आप देख पा रहे 13 6 78 पूरा निकल आएगा यहां से, 13 6 78, ठीक है। अब कितना बचा यहाँ पे? आप देखो 78 यहाँ निकले, 6 बचा यहाँ पे, तो 13 यानी कि यहां से आपका निकल के आ जाएगा कितना? 832 के, जो 13 से पूरा कट रहा है। बात समझ पा रहे हैं? 832 एक ऐसी संख्या है जो 13 से पूरी कट गई। तो क्या अब आप बताओ, ये 13 से कट रहा है, अगर ये भी 13 से कट जाए तो क्या बात बन जाएगी? बोलेंगे सर बात बन जाएगी। तो के की वैल्यू यहां क्या रखें? चेक कर लो। अगर मैं के की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 8 और 2 10, 10 13 से नहीं कटता, तो के की वैल्यू क्या हो गई? गलत हो गई। के की वैल्यू अगर मैंने 2 रख दी तो 8 दूनी 16 और 2 18, 18 13 से नहीं कटता, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अगर के की वैल्यू 3 रख दें तो 8 दिया 24 और 24 2 26, यानी कि वैल्यू ये जो है 26 13 से कटता है। मतलब के की वैल्यू मुझे मिल गई क्या आएगी? 3।
क्या आएगी 3 आएगी। अगर मैं के की वैल्यू यहां पुट करता हूं तो 840 गुणा 3 प्लस 2, ये वो संख्या प्राप्त होगी मुझे 24 पर ये 25 प्लस 2 यानी आंसर आ गया 2522। आंसर मुझे क्या मिल गया 2522, मुझे करेक्ट आंसर मिल गया। ये वो संख्या है 13 से पूरी कटती है और इनसे भाग करने पर हमेशा 2 रिमाइंडर देगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नंबर 7 क्या कह रहा है, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के 33.33% पर बेचा जाता है तो 33.33% की हानि होती है। मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचे जाने पर प्रतिशत लाभ क्या है। बहुत सुंदर सवाल है, आप ट्राई करिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि कोई एक निश्चित मूल्य वस्तु बेची जा रही है, मुझे नहीं पता वो वस्तु का निश्चित मूल्य क्या है, कुछ भी हो सकता है। यदि इसे इस मूल्य के 33% पर बेचा जाए, यदि इसे इस मूल्य के 33% पर बेचा जाए तो 33.33% की हानि होती है। भैया सबसे पहले आप सुनो, 33.33% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/3 होगा, हाँ है ना। तो मैंने इनिशियल एसपी मान ली, आईएसपी, आई का मतलब है इनिशियल, मतलब प्रारंभिक सेलिंग प्राइस। 3 के मल्टीपल में कोई नंबर ले लो, 3 के मल्टीपल में कोई नंबर ले लो जो आपका दिल कर रहा हो। 3 के मल्टीपल में आप 30 मान सकते हैं, 300 कुछ भी मान लो, मैंने 300 मान लिया, 2 बिंदी रख ली, आसान रहेगा। अब सवाल बोल रहा है कि अगर सवाल ने बोला है कि इस मूल्य पे ना बेचा जाए, इस मूल्य के 33% पर बेचा जाए, इस मूल्य के 33 से 1/3% पर, यानी कि इसका 1/3 क्या होगा, आप कहेंगे सर 100। तो मान लो ये एसपी पे बेचा गया, मान लो एसपी पे बेचा गया। अब सवाल ने क्या बोला है, सवाल सुनो, जब उसे 100 रुपए पे बेचा गया तब उसे 33.33% की क्या हो गई, हानि हो गई। आप बताओ 33.33% की हानि हमेशा, देखो ये तो एसपी वाला मामला था, लेकिन जो हानि होती है वो हमेशा एसपी किस पे होती है, सीपी पे होती है। किस पे होती है, सीपी पे होती है। यानी कि अगर 3 सीपी होगा तो एक की क्या होगी, लॉस होगी। अगर 3 सीपी एक की लॉस, तो आप बताओ यहां पे एसपी कितनी होगी, 2 होगी। यानी कि अगर 3 रुपए चीज थी, एक का लॉस हो गया, यानी 2 की बेची होगी। अगर 2 की वैल्यू 100 है तो एक की वैल्यू बेटा 50 आ गई, एक की वैल्यू क्या आ गई 50, और सीपी 3 थी तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 150। यानी मुझे पता लग गया कि 150 मेरी क्या है, सीपी है। ये मैं समझ गया 150 क्या है, सीपी है। समझ पा रहे ना, 150 क्या है, सीपी है। अच्छा उसने बोला है कि अगर मूल विक्रय मूल्य, इनिशियल विक्रय मूल्य कितना था, 300 रुपया था। कितना था, 300। 300 के 60% पर बेचे जाने पर प्रतिशत लाभ, और लाभ सीपी होता है। अगर इसको मैं 60% में बेचूं तो 300 का जो 60% होगा वो कितना होगा, 180। यानी वस्तु 150 रुपया की चीज और अगर मैं 180 में बेच दूं तो आप बताओ यहां से कितना प्रॉफिट होगा। आप कहेंगे सर 30 रुपए का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट हमेशा किस पे निकाला जाता है, प्रॉफिट निकाला जाता है हमेशा किस पर, हमेशा निकाला सीपी पर। 30/150 गुणे 100, यानी यहां से आएगा 5 और यहां से आएगा कितना तुम्हारा 20%। आंसर कितना आएगा भैया, 20% आपका करेक्ट आंसर है। क्या कह रहा है कि एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 7:3 है, मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाए ताकि बर्तन में दूध और पानी की मात्रा कैसी हो जाए, बराबर हो जाए। तो आप बताओ, मान लो कि मान के आपको दिया हुआ है कि 7:3, जो मिल्क एंड वाटर है वो 7:3 के अनुपात में है। कितने अनुपात में है, 7:3 के अनुपात में है। आप देख पा रहे होंगे मिश्रण कितना भाग निकालना, दूध पानी बराबर हो जाए, दूध पानी बराबर यानी 1:1 में हो जाए। यानी सवाल ने कहा कि मैंने मिक्सचर निकाला और पानी डाला, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मिक्सचर जब दूध निकाला और पानी डाला, क्या उसकी क्वांटिटी पर कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलेंगे सर क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना दूध मैंने निकाला उतना ही मैंने पानी डाल दिया, तो उसकी जो मात्रा होगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर पहले भी 10 था, बाद में भी क्या होगा, 10 होगा। यानी कि 7:3, तो क्या मैं इसको 5-5 कर लूं? आप कहेंगे सर कर लो। क्यों कर लो? 7-3 10 होता है, तो ये 2 है, 2 को 10 बनाने के लिए मैंने 5 से गुणा कर दिया, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 5 5 10, 7-3 10। अच्छा, जब भी सवाल ऐसा आए आपसे कितना दूध निकाला ये पूछा जाए, तो आप मुझे बताओ दूध को उसने एक बार निकाला होगा मिक्सचर में से, बोलो हाँ या ना। लेकिन पहले पानी था और बाद में उसने पानी डाला। जब मिक्सचर निकाला होगा आप मुझे बताओ, तो दूध पानी, भाई आप बताओ, आपके बर्तन में दूध पानी है, आपने लोटा भरा और निकाल लिया,
तो जिस अनुपात में आपके पास दूध पानी का अनुपात होगा उसी अनुपात में दूध पानी निकलेगा। यानी पानी निकाला, दूध भी निकाला, लेकिन डाला क्या बाद में? पानी। तो यहां पानी को 2 बार डाला गया यानी छेड़ा गया और दूध को 1 बार। तो जिसको कम बार छेड़ा जाए उसको आप क्या मान लो? टोटल मिक्सचर। लेट्स से मैंने कह दिया ये टोटल मिक्सचर है, मैंने मान लिया ये टोटल क्या है? मिक्सचर है। अगर ये टोटल मिक्सचर है तो आप देखो दूध टोटल मिक्सचर था 7, निकला कितना? 2। कितना निकला? 2। आपसे वही पूछ रहा कितना भाग निकला है? 2 निकला कितने पे? 7 पे। तो 2/7 क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति को 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है तो 3 घंटे पहले पहुंचता है, तो प्रारंभिक गति बताओ। देखो जब भी इस प्रकार का सवाल आता है तो उसे हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपने पढ़ा हो, कैसे लगता है वो सुनो। सवाल कह रहा है डिस्टेंस टोटल कितनी है मेरे पास? 360 किलोमीटर। तो एक तरफ स्पीड लिख लो, एक तरफ टाइम लिख लो। क्या लिख लो? एक तरफ स्पीड, एक तरफ टाइम लिख लो। स्पीड कितने से बढ़ा रहा है तो आप जितना बढ़ाए उतना लिख लो। टाइम आप बताओ, स्पीड बढ़ेगी टाइम कम लगेगा। भाई कोई दूरी फिक्स है, आप पहले अगर पैदल जा रहे हो तो जल्दी देर पहुंचोगे, और वही दूरी अगर आप बाइक से जा रहे हो तो जल्दी पहुंच जाओगे। सिंपल सी बात है। टाइम कम कब लगता है? जब स्पीड ज्यादा होती है। इसीलिए इसने बोला है कि कितना घंटा कम लग रहा है? 3 घंटा कम लग रहा है। मान लो और 10 कम लगती यानी 20 कम लगती, तो यहाँ 3 घंटे और कम लगते यानी कि 6 घंटे कम लगते, और 10 कम लगती तो 30 कम लगते, और 10 कम 3 तो यहाँ पे कितना होता? 9 होता। कितना होता? 9 होता। और 10 घंटे कम लगते तो यहाँ 40 होता। तो भैया अगर 10 घंटे की स्पीड और कम करता तो आप बताओ यहाँ टाइम कितना और कम लगता? 3 और कम लगता यानी 12 कम लगता। अब आपको रुकना कहां है? आप बोल ऐसे करते जाएंगे, रुकेंगे कहां? रुकना वहां है जहां इनका क्रॉस गुणा मुझे 360 दे दे। तो यहां तो सिर्फ 60 दिया उस समय, तो आप यहां देखो 12 दिया 36 हो रहे हैं, और 40 में 36 हो जाएंगे। यानी मुझे इनके पेयर मिल गए। ये जो पेयर है ये पेयर जो है ऐसे बना लेता हूं। ये जो पेयर है वो क्या है? वो मुझे डिस्टेंस 360 दे रहे हैं। यानी कि डिस्टेंस आप बताओ, स्पीड बढ़ रही है तो पहले क्या होगी? कम होगी। यानी पहले प्रारंभिक स्पीड क्या रही होगी? प्रारंभिक जो स्पीड रही होगी वो क्या होगी? वो 30 होगी। ये प्रारंभिक स्पीड है। अच्छा, इनके सामने वाला ये प्रारंभिक टाइम होगा, प्रारंभिक टाइम होगा। अच्छा, ये कौन सी होगी? ये आपकी नई स्पीड होगी, ये नई स्पीड। तो इनके सामने नया टाइम होगा। क्या होगा? नया टाइम। चारों बातें आपसे, 4 में से आपसे कोई एक बात पूछेगा, आप चारों बातों का आंसर दे सकते हो। यानी ये इसके सामने ये पुराना टाइम, ये पुरानी चाल, इसके सामने ये पुराना नया चाल और नया टाइम। आई होप आपको समझ आया होगा। व्यक्ति अपनी निश्चित राशि को अपने 3 पुत्रों 2:3:8 के अनुपात में बांटता है। यदि उसने इस राशि को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/8 के अनुपात में विभाजित किया होता तो सबसे कम राशि प्राप्त करने वाले पुत्र को 2200 रुपए और मिले होते। तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। आप मुझे छोटी सी बात बताइए फटाफट। देखिए बांट रहा है 2:3:8 के अनुपात में इन लोगों को। अरे हाँ है ना। अब आप मुझे छोटी सी बात मुझे बता दो फटाफट कि बाद में बांट रहा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/8। तो देखो मुझे नहीं पता, मुझे राशि नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि जो सबसे कम पुत्र को रुपए मिल रहे हैं उसको 2200 रुपए ज्यादा मिल गए और ज्यादा। तो मुझे ये पता लग गया। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई होगी, जो रेशियो रहता है 2:3, ये रेशियो जो फ्रैक्शन में है उसे मुझे किस में बनाना है? मुझे बनाना है इंटीजर फॉर्म में। तो इंटीजर फॉर्म में बनाने का मतलब क्या होता है? 2, 3, 8 का एलसीएम ले लो। क्या मैं 2, 3, 8 का एलसीएम 24 ले सकता हूं? आप कहेंगे सर 24 ले लो। अगर 24 ले लेंगे तो यहां से कितना आएगा? आप देखो यहां से ये 12 आएगा और यहां से ये 8 आएगा, यहां से ये कितना आएगा? 13 आएगा। कितना आएगा? सॉरी 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। अच्छा, जो राशि यहां बांटी गई वही राशि यहां बांटी गई होगी। बोलो है ना। जो राशि यहां बांटी गई वही राशि कहां? यहां बांटी गई होगी। तो आप बताओ यहां टोटल राशि कितनी है? 2, 13, यानी यहां 13 है और यहां कितनी है? 23 है। कितनी है? 23। तो ऐसा कैसे संभव है? यहां राशि 23 हो गई, यहां राशि 13 हो गई, यानी राशि कैसी होनी चाहिए? राशि बराबर होनी चाहिए। बराबर तो नहीं है, तो बराबर क्या करनी पड़ेगी? बराबर बनानी पड़ेगी। यानी अगर मैं यहां 23 से गुणा कर दूं और यहां मैं किससे गुणा कर दूं? यहां 13 से गुणा कर दूं, यानी बात बन जाएगी। बोलो
तो आप मुझे यहां बताइए कि सबसे कम पहले यहां किसको मिल रहा होगा? आप देखिए सबसे कम इसको मिल रहा होगा भाई। अगर मैं इसकी बात करूं, इस अनुपात की बात करूं, तो इसमें इसको कम मिल रहा होगा, इसको ज्यादा मिल रहा होगा, इसको और ज्यादा मिल रहा होगा। अगर मैं इसकी बात ना करता हूं, मैं इसकी बात करता हूं, तो सवाल देखो सबसे कम किसको मिल रहा होगा? सबसे कम वाले बंदा ये है, यानी इसको 46 रुपए पहले मिल रहे होंगे। बोलो बात सही है क्या? 46 मिल रहे होंगे। लेकिन सवाल कह रहा है कि अब उसी बंदे को 22 से ज्यादा मिल गए, मतलब कि ये वाला बंदा है तो 13 गुणे 12, ये 13 दूनी 26 और 2 13 2 15। यानी इस बंदे को यहां से आप देख पा रहे हैं कितना 110 रुपया ज्यादा मिल रहा है। मुझे सबसे मतलब नहीं है, समझो इस बात को। मुझे मतलब उस बंदे से है भैया जिसको कम मिला, तो उस बंदे को यहां कम मिला और इस बंदे को यहां, तो यहां 46 मिल रहे हैं, तो यहां 156 मिलेगा। तो यहां से कितना ज्यादा मिल रहा है? यहां से 110 ज्यादा मिल रहा है। सवाल कह रहा है 2200 रुपए ज्यादा मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2200 रुपए ज्यादा। तो बिंदी से बिंदी कट गई, यानी यहां से आगे कितना आ गया? 20 आ गया। कितना आ गया? 20 आ गया। लेकिन मुझे निकालनी टोटल रकम, तो टोटल रकम तो ये है ना 13 गुणे 23, तो 13 गुणे 23, तो बेटा 20 गुणे 23 गुणे 13, जब गुणा करोगे तो 23 दूनी 46, यानी 460 गुणे 13 करोगे तो 0 13 78 की 8 हाथ लगी 7, 13 चौको 52 और 7 ये हो गया 59, यानी 5080 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5980 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए इस सवाल को। % साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 10,750 रुपए की राशि देय है, तो वार्षिक किस्त ज्ञात कीजिए। वार्षिक किस्त क्या होगी? बड़ा आसान सवाल है। किस्त अगर इस सवाल में क्या कर रहा हूं मैं, किस्त मानता हूं 100 रुपए की। अगर मैंने किस्त 100 रुपए की मानी, तो आप बताओ पहले साल 100 रुपए, अगले साल 105, उसके एक अगले साल बाद 110 और उसके अगले साल बाद 115। अरे बोलो हाँ यार 115 हो गया, यानी 4 साल की बात है। तो यानी कि टोटल कितना हो गया? 420 और 30, 430 हो गया। कितना हो गया? आप देखो यहाँ पे ये 20 और 10 30 और 430। सवाल करा 10,750 है, तो यहां से बिंदी काट दी। कितनी काट दी? बिंदी से बिंदी काट दी, यानी 43 से काटो 10,750 बटे 43। तो आप लोग 43 दूनी कितने होते हैं? 43 दूनी हो जाएंगे 86, तो 14 और 7 बचेंगे 21। कितने बचेंगे? 21, यानी ये आएगा 5 बार, यानी कितना आ गया? 25। 25 बार गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, यानी एक की वैल्यू यहां से 25 आ गई। और मैंने किस्त क्या मानी? किस्त मानी है 100 रुपया, तो 100 की वैल्यू निकाल दो, तो आप कहोगे सर 2500 क्या हो जाएगी? किस्त हो जाएगी। यानी प्रत्येक अगर वो 25-25 की 4 किस्त देगा तो 10,700 रुपए उसको ओवरऑल देना पड़ेगा, क्योंकि ब्याज भी लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, आई होप आप बात समझ पाएंगे। बर्तन इसकी क्षमता 3:2:1 के अनुपात में है, पूरी तरह पानी और दूध से भरा हुआ है। ठीक है, बर्तनों के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 5:2, 4:1, 4:1, यानी कि 5:2, 4:1, 4:1 ये भरा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये मिल्क है और ये वाटर है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये मिल्क है, ये वाटर है। साथ ही साथ बोला है पहले मिश्रण का 1/3, दूसरे मिश्रण का 1/2 और तीसरे मिश्रण का 1/7 लेकर नए बर्तन में रखा जाता है, तो नया मिश्रण तैयार होता है। तो नए मिश्रण में पानी का परसेंटेज पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? पानी का परसेंटेज पूछ रहा है। समझिए इस बात को। सबसे पहले एक बात बताओ, उसने क्या बोला है आप मुझे बताओ। ये टोटल 7 है, ये 5 है, ये 5 है। मैं इनको क्यों लिखा आप समझो इस बात को। उसने इनकी क्षमता डिफाइन करी है, तो क्षमता 3:2:1 में बनाने के लिए पहले मुझे इनको बराबर करना पड़ेगा। भाई आप किसी भी रेशियो को अगर आप इक्वल या नए रेशियो में ट्रांसफॉर्म करोगे तो पुराना रेशियो क्या करना पड़ेगा? आपको इक्वल करना पड़ेगा पहले। तो आप मेरी बात समझो, छोटी सी बात क्या है कि अगर मान लो कभी 2 और 3 को बराबर करना है, 3 2 से अगर मैं गुणा कर दूं तो 6/6 आ गया। आप बोलो सर आ जाएगा। भाई 2/3 है, कभी भी उसको बराबर करना 3/2 से गुणा कर दें, उल्टे गुणा कर दो, तो बस वही चीज है। तो सबसे पहले क्या करो, इनको इक्वल करो। तो 7 5 5 यानी 35 बना लेंगे सर। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7। बात ठीक है। अब ये हो गए बराबर। अब बराबर हो गए तो वो कह रहा है इसका कितना है? 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 3, इसका 2, इसका 1। अच्छा साथ ही साथ उसने बोला है कि इसका 1/3 लेना है, इसका 1/2 लेना है, इसका 1/7 लेना है। सवाल में बड़े प्यार से बोल दिया गया कि इनकी क्षमता 3:2:1 है, 3:2:1 ले ली। साथ ही साथ बोला है इसका 1/3 लिया, इसका 1/2, इसका 1/7 लिया है। ठीक, तो चलो अब देखो ये यहां से कट गया, ये यहां से कट गया, ये यहां से कट गया, यानी मुझे जो नए रेशियो मिल गए
मुझे यहाँ 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ गया 25, कितना आ गया 25 आ गया, ये 10 आ गया, ये 28 आ गया, ये 7 आ गया, और यहां तो कुछ है ही नहीं, तो 4 रेशियो 1 आ गया। तो अब आप बताओ टोटल पानी कितना है, यहां से 18 हो रहा है, पानी 18 हो रहा है, अरे बोलो पानी 18 हो रहा है। साथ ही साथ मुझे ये पता है मुझे टोटल मिक्सचर चाहिए, तो टोटल मिक्सचर आप देखो ये 25 और 25, 50 3 53 और 4 57, तो इनको जो जोड़ देंगे तो 8 ये हो गया तुम्हारा कितना 65 75, यानी टोटल यहां से मिक्सचर आ गया 75, और पानी कितना है, ये वाटर था ना, पानी कितना 18, और परसेंटेज पूछा है तो बटे 75 गुणे 100, तो ये 5 बार 25 चौका 100, 25 दिया और यहां से काटा 6, यानी कि जो पानी की मात्रा है वो टोटल मिक्सचर में, फाइनल मिक्सचर में उतनी है 24%, इसका करेक्ट आंसर है 0.72 into 0.72 into 0.72। देख पा रहे सवाल क्या है कि आप देख पा रहे हैं, ये देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब बन रहा है, ये a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो आप जानते हैं भली भांति कि a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, आप जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, सॉरी माइनस है यहां, तो माइनस b क्यूब, एक ब्रैकेट में a माइनस b और एक ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हो, अगर मैं a को मान लेता हूं 0.72 और b को मान लेता हूं 0.39, a को मान लिया 72, b को मान लिया 0.39, तो आप देख पा रहे हैं अगर यहां देखो तो बटे में वो क्या आएगा, ये a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो ये यहां से क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 0.72 माइनस 0.39, तो ये 33 आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया, क्या आ गया 0.33 आपका क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। सवाल क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है, अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 है, यदि सी की आयु ए की आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, आयु का सवाल है, बहुत आसान सवाल है। अब देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 7:8 आपको दिया हुआ है, और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो गया। एक बात समझिए, हमेशा आयु में दो चीजें कॉमन होती हैं भैया, क्या कि जो एज का डिफरेंस आज है जीवन भर वो एज का डिफरेंस हमेशा वही रहने वाला है। जैसे मैं अगर बात करूं आपका और आपके भाई में अंतर 2 वर्ष का है आज, तो वो हमेशा 2 वर्ष रहने वाला है, और बराबर बढ़ते हैं, बराबर समय के साथ बराबर एज बढ़ जाती है। अगर आपकी 4 वर्ष बढ़ेगी तो मेरी भी क्या बढ़ेगी, 4 वर्ष बढ़ेगी। तो हमें ये समझनी है यहाँ पे बात क्या कि देखो यहाँ इनका अंतर 1 का है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 1 का, यानी बात सही है। अच्छा यहाँ से आप कितना बढ़ गए, आप कहेंगे सर 1 बढ़ गए, और सवाल करा 1 नहीं है 6 वर्ष बढ़ गए, क्योंकि 6 वर्ष बाद का अनुपात है ना, तो 6 वर्ष सब लोग क्या हो गए होंगे, प्लस हो गए होंगे, यानी 1 की वैल्यू 6 हो गई। अब मुझसे 1 ही पूछिए तो 1 कितना आ जाएगा, ये प्रेजेंट था बेटा, ये प्रेजेंट एज थी, तो एज 7 की वैल्यू कितनी आएगी 42 वर्ष, ए कितनी आ गई, ए 42 आ गई, यानी सी जो है वो ए से 10 वर्ष बड़ा है, तो सी जो है वो ए से 10 वर्ष बड़ा है, तो 42 प्लस 10 कितना आएगा 52 आपका करेक्ट आंसर आएगा, यानी सी की जो एज आएगी वो 52 वर्ष आ जाएगी। कि एक आदमी स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इस समान दूरी के लिए अनुप्रवाह में जाने की तुलना में धारा प्रतिकूल जाने में 4 घंटे अधिक समय लगता है। बोट एंड स्टीम का बहुत आसान बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ने क्या दिया हमें, सवाल में दिया है बोट की स्पीड ऑफ बोट दे रखी, शांत जल में स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट। तो अगर मैं बोट की बात कर रहा हूं, बोट की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बोट को मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूं, एक्स से, जो बोट की स्पीड है वो मैंने एक्स से डिनोट करी, और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो मैंने बाई से डिनोट कर दी। धारा मतलब स्ट्रीम की स्पीड कितनी आएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यह 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी बोट की स्पीड है उसको मैंने x मान लिया, और जो धारा की स्पीड है उसको मैंने y मान लिया। आप समझ पाए। सवाल ने बोला है, लेट्स मैं बताऊं आपको, थोड़ा समझाऊं कि मान लो कोई डिस्टेंस है, अब अगर मान लो धारा ऐसी बह रही है, मान लो नदी है, नदी ऐसी बह रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब आप धारा के साथ जाओगे तो आप अपनी चाल चलोगे प्लस धारा की चाल के साथ चलोगे,
तो यानी यहां से x चल रहा है इधर और y भी इधर चल रहा है, तो यहां जाओगे तो ये कितना हो जाएगा x प्लस y। ठीक, वो बात की आपको ये समझनी पड़ेगी आपको कि जब धारा के साथ जाओगे तो चाल क्या होती, जुड़ जाती है। लेकिन यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट दूसरा है, यहाँ उन्होंने ये बोला है कि यहाँ जब आएगा जाने में जो समय लगेगा और वो आने में समय जो लगा है उससे थोड़ा ज्यादा लगा जाने में, आने में सॉरी। देखो कैसे, आप बताओ जब आप गए होगे तो आपकी चाल ज्यादा होगी, अरे हाँ है ना, चाल ज्यादा होगी। चाल ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि आप इधर जा रहे हो और धारा भी इधर जा रही है। लेकिन अब धारा इधर जा रही है और आप कैसे आ रहे हो, आप ऐसे आ रहे हो। जब आप धारा के विपरीत आओगे तो चाल क्या होगी, आपकी घट जाएगी। और अभी मैंने बताया था चाल घटेगी समय बढ़े, चाल घटी समय बढ़ा। अगर चाल बढ़ेगी समय घटता है, तो यहां समय बढ़ इसलिए रहा है कि चाल घट गई, चाल यहां x माइनस y हो जाएगी। अच्छा, अब इसके डायरेक्ट करने की एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला रखो, d बराबर t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, ये सॉरी 2y। अगर आप फॉर्मूला याद रखोगे डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट इस सवाल को अटेम्प्ट कर पाओगे, एक झटके में सवाल कर लोगे। सवाल में सब कुछ दिया है, वैल्यू पुट कर दो। यहाँ टाइम और देख लेते हैं, टाइम कितना दिया है, टाइम 4 घंटे अधिक बोला है, यानी जो t की वैल्यू आ रही है वो मेरे को 4 घंटे निकल के आ रही है। बात समझ पाए? अब हम यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दो। 4 x कितना है 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस y कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 गुणे 2, तो बेटा 4 4 कट गया, आंसर कितना आ गया 32 किलोमीटर। यानी डिस्टेंस पूछा था, डिस्टेंस कितनी आ गई 32 किलोमीटर। आपका क्या आ गया भैया, आंसर आ गया 32 किलोमीटर। क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, जब x को 7 39 13 61 प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत आसान सवाल है, कह रहा 7 39 13 और 16 में प्रत्येक में x जोड़ दिया और जोड़ने के बाद जो मुझे संख्याएं प्राप्त हुई हैं वो क्या है, वो प्रोपोर्शन में है। वो किसमें है, प्रोपोर्शन में है। तो मुझसे पूछा है 3x + 1 और 4x + 5 का मध्य अनुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन पूछा है। ये सवाल मैंने आपको कई बार कराया हुआ है। इस सवाल का पूरा कॉन्सेप्ट जानने के लिए मैंने स्पेशल शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, देखिए मैं इसको डायरेक्ट बताता हूं। 7 39 13 और 61। आप अगर देखो यहाँ पे अगर आप बात समझ पा रहे हो तो आप दो कितना ज्यादा है, इनका डिफरेंस कितना है 32। कितना डिफरेंस है 32 डिफरेंस है। ठीक है, यहां 48 डिफरेंस आ जाएगा, कितना आएगा 48। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 48 डिफरेंस आएगा। तो जो डिफरेंस आता है इनका हम अनुपात देते हैं, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। अरे हाँ है ना, कर लिया। इसका गुणा हमने यहां कर दिया डायरेक्ट, तो कितना आ गया यहां से 21 आ गया। यहां गुणा इसका कर दिया, कितना आया 26 आ गया। इनका हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो यहां से डिफरेंस कितना आ रहा है 21 में 26 में 21 के कितने बचे 5। ठीक, अच्छा यहां इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस 1 आ रहा है। तो ये 1 की वैल्यू 5 है, तो यही तुम्हारी क्या होगी x की वैल्यू। जो 1 की वैल्यू आती है वही क्या होती है, x की वैल्यू आती है। यानी मुझे ये पता लग गया कि अगर मैं इन सभी में x 5 5 जोड़ूंगा तो ये किस में हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। लेकिन मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है 3x + 1 और 4x + 5 का मीन प्रोपोर्शन। तो मैंने आपको पहले ही बताया होगा, जैसे लेट्स से मैं बोलूं a और b दो संख्याएं हैं और अगर इनका मीन प्रोपोर्शन mp निकालूं तो √ab होता है। क्या होता है, √ab होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे कितना है मेरे पास 3x + 1 और 4x + 5 दिया हुआ है। तो मैं क्या कर लूंगा, इनका रूट ले लूंगा। आप कहीं से रूट ले लेंगे, x की वैल्यू मुझे पता है। तो आप देखो 5 रखेंगे, 5 × 15 और 1 16, 5 को बीच में 5 25, यानी इसका 4 इसका 5, आंसर कितना आ गया 20 विल बी योर आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सवाल कह रहा है 1 से 71 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। बड़ा आसान सवाल है, सवाल समझो। देखो आप जब भी सवाल कह रहा है कि संख्या है 1 से 71 तक, 1 से लेके 71 तक संख्या है, तो मैंने कहा जो 1 संख्या है उनका स्क्वायर का सम पूछा है, सॉरी औसत पूछा है उन्होंने। तो आप देखो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, आप कहीं सर लिख लेंगे। अब इनका सबसे पहले मुझे औसत निकालने से पहले मुझे इनका सम पता होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं औसत बराबर क्या होता है। औसत जो मैं यहां लिख दे रहा हूं, औसत बराबर जो होता है
जो होता है योग बटे संख्या, क्या होता है, योग बटे संख्या। तो कुल इस सीरीज का योग और कुल कितनी संख्या होंगी उनसे भाग कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, कि फॉर्मूला होता है क्या, n+1 और 2n+1/6, ये इनके सम का फॉर्मूला है, सम, इसका फॉर्मूला है सम का फॉर्मूला। अच्छा n क्या होता है, n होता है लास्ट नंबर, लास्ट नंबर कितना है, यहाँ 71 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 71, तो यहाँ रख दिया 71, 71 में 1 जोड़ो कितना है, 72। अच्छा, और यहाँ पे कितना आएगा, 71 इंटू 2 प्लस 1, तो 71 इंटू 2 क्या होगा, आप देखो ये 143 अपॉन 6, ये सम आ गया। लेकिन अगर मुझे एवरेज निकालना है, बहुत ध्यान सुनना, मुझे क्या निकालना है, एवरेज। अभी तो ये सम आया, अभी क्या आया, अभी ये सम आया, लेकिन मुझे निकालना क्या, एवरेज, मुझे क्या निकालना, एवरेज। तो यहाँ 1 से लेके 71 तक नंबर कितने होंगे, 71, तो 71 से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। भाई एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटे संख्या, एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। तो सम के लिए भैया अब यहाँ मुझे संख्या चाहिए, संख्या कितनी है, 71, तो ये कट गया, ये कटेगा यहाँ से 12, तो 12 के 36 यहां से लगी 3, 12 से बढ़ता है 4, यहां से लगी 5, 12 5 17, यानी 17 16 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इस सीरीज का जो एवरेज आएगा वो 1716 आएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 6 अंकों वाली संख्या 5x 2y 6 2 7 13 से विभाज्य है तो x - y + 3z, यहां सवाल में अंत में दिया है z, 5x 2y 6z, ठीक। तो सवाल क्या है, 5x 6y 2y 6z 7 11 13। अब आप समझिए यार, थोड़ा सा आपको यहाँ पता होना चाहिए क्या, कि अगर कोई भी संख्या अगर 2 और 3 से दोनों से डिवाइड है तो उनके मल्टीप्लाई से भी क्या होती है, डिवाइड। अगर कोई संख्या, ध्यान सुनना, कोई संख्या अगर 2 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य है, अगर वही एक नंबर 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है तो वो नंबर 2 × 3 यानी कि 6 से भी कटेगा। यानी कि अगर कोई संख्या 7 11 13 से कटेगी तो इनके मल्टीप्लाई से भी कटेगी, मतलब 1 1 0 से कटती है। अच्छा, अब 1 1 0 कहानी क्या है, अगर कोई संख्या 1 1 0 से कटती है तो याद सुनना भैया, कोई भी अगर 3 अंक की संख्या का मैं गुणा 1 1 1 0 0 1 में कर देता हूं तो वो संख्या अपने आप में रिपीट हो जाती है। क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। यानी 3 अंकीय संख्या में अगर मैं 1 0 0 1 से गुणा करूंगा तो संख्या 3 अंकों के फॉर्म में रिपीट हो जाएगी। अगर वो रिपीट होती है यानी कि ये जो संख्या है 52x by 6z, ये भी 1 0 0 1 से डिवाइड हो रही है ना भैया, तो यानी कि 3 3 के पेयर यहां पे ही बनेंगे, यानी जो ये 3 पेयर है वही ये 3 पेयर है। तो आप देखो समझ पा रहे होगे, ये वाले 3 पेयर ये आ गए, तो यानी x की वैल्यू 6 आ गई, z की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है भैया, अब आप देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा हुआ है x - y + 3z पूछा है, यानी कि x की वैल्यू यहां से 6 मिल गई, z की वैल्यू 2 मिल गई, y की वैल्यू 5 मिल गई, तो 6 - 5 + 3 × 2। तो आप देखो यहां 1 + 6 यानी आंसर कितना आ गया आपका, 7 आपका आंसर आ गया। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि 5 वर्ष में अपनी 243 गुनी हो जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपको ये सवालों के सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आपकी सपोर्ट की जरूरत है हमें, ठीक है। आप इसको थोड़ा शेयर करिए वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो। चलिए बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि 5 वर्ष में अपनी, देखो अगर कोई राशि, बहुत ध्यान सुनना, आप मेरी बात सुनो ध्यान से, जैसे मैं कहूं, इसको सवाल करने में थोड़ा समझा दूं मैं आपको, समझना क्या है। जैसे मैं कहूं कि कोई 10% की दर से कोई चीज बढ़ रही है तो 1/10 बढ़ रही है, तो एक साल में 10 से क्या हो रही है, 11 हो रही है। 2 साल में क्या हो जाएगी, 100 से 1 से 21 हो जाएगी। भाई अगर एक साल में 10 से 11 है तो 100 साल में इसका स्क्वायर हो जाएगा, बोलो सर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं रिवर्स चलूंगा, बहुत ध्यान सुनना, जब मैं फॉरवर्ड चल रहा हूं 1 से 2 बढ़ा रहा हूं तो आप देखो मैं स्क्वायर कर दिया, इसका कर दिया ना। अगर मैं वापस से 2 से 1 पहुंचूंगा तो क्या करूंगा, इस 100 का क्या ले लूंगा, रूट ले लूंगा। क्या ले लूंगा, रूट ले लूंगा। तो ये बात समझ पाए।
जितने साल होगा उसका क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। यहाँ 4 साल है तो 4 रूट लग जाएगा, 5 साल है तो 5 का रूट, 6 साल है तो 6 का रूट है। बस यही बात लगानी है इस सवाल के अंदर। अब सवाल ने क्या बोला है, सवाल ने ये बोल दिया आपको कि कोई चीज 1 से 243 गुनी हो रही है 5 साल में। अब मुझे पहुंचना है 1 साल पे, क्योंकि दर निकालने के लिए 1 साल की जरूरत होती है, ठीक। तो अगर 1 साल पे पहुंचना है तो अभी समझ आए जितने साल का उल्टा चल रहे हो उतने का रूट लग जाएगा आपका। यानी यहाँ पे 1 फिफ्थ रूट लग जाएगा, तो यहाँ फिफ्थ रूट लगा दो 243। तो आप मुझे तो 1 का तो 1 रहने वाला है, अरे हाँ है ना, 1 का तो 1 रहने वाला है। लेकिन 243 आप जानते हैं 3 की पावर 5 जो होता है वो 243 होता है, तो यहाँ कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आ जाएगा। अब आप बताओ 1 रुपए की चीज कितनी हो गई, 3 हो गई। ब्याज कितना मिल गया, आप कहेंगे सर ब्याज 2 मिल गया, और ब्याज हमेशा मिलता है प्रिंसिपल पे। ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है, ब्याज हमेशा मिलता है प्रिंसिपल पे। तो 2 का ब्याज 1 रुपए पे गुणा 100, यानी कि आंसर कितना आ गया, 200%। जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या लग रहा है, वो 200% लग रही है। क्लास का अंतिम सवाल क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक बराबर भुजा 8 सेंटीमीटर की है। BD 10 सेंटीमीटर, AC √2x सेंटीमीटर है, तो √x + 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये रोम्बस दिया आपको समचतुर्भुज। थोड़ा रोम्बस के बारे में पता हो आपको, रोम्बस किस प्रकार का होता है, रोम्बस कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ वर्ग से सिमिलर होता है रोम्बस, ठीक है। वर्ग में क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, इसमें 90 डिग्री एंगल्स नहीं होते। लेकिन इसकी जो भुजाएं है ना वो कैसी है, बराबर है। कैसी है, बराबर है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो इनके विकर्ण काटते हैं ना वो बराबर दूरी पर काटते हैं। अगर ये इसके बराबर होगा तो ये इसके बराबर होगा, यानी ये मिड पॉइंट रहता है इनके डायगोनल्स का। और ये 90 पे भी काटता है, ये बात पता होनी चाहिए आपको। जो इनके डायगोनल होते हैं वो मिड पॉइंट पे काटते हैं, और जो यहाँ एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। अब आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन है, आपको दिया है कि BD की लंबाई 10 सेंटीमीटर। अगर 10 है तो ये 5 होगा। अरे भैया हाँ है ना, अभी तो बोला मैंने कि मिड पॉइंट होगा, ये पूरा 10 है तो ये 5 होगा। बोलेंगे सर 5 होगा। अब अच्छा दूसरा बोला उन्होंने कि AC जो है √2x है, तो ये √x और ये √x हो गया। अरे बोलो हाँ है ना, यानी अगर ये पूरा 2√x है तो √x और ये √x हो गया। ये 90 है, तो उसने और क्या बोला है, यानी कि उसने भुजा दी है, भुजा कितनी दी, 8। यानी ये 5 ये 8 और ये √x, ये 5 ये 8 और ये √x। अब आप मुझे छोटी बात बताओ कि √x कैसे निकलेगा। तो √x पाइथागोरस में लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर में से अगर मैं लंब या आधार का स्क्वायर घटाऊंगा तो ये वाली भुजा आ जाएगी, यानी 64 में से कितना घटाऊंगा, 25 घटाऊंगा। कितना घटाऊंगा, 25। यानी कितना बचेगा, यहां से आप देखो कितना 39 बच रहा है। कितना बच रहा है आपका 39, यानी कि √x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 39, यानी √x की वैल्यू √39 है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 39 आ गई। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है √x + 10 पूछा है, तो 39 + 10 यानी ये आपका हो गया √49, यानी आंसर क्या आ गया 7। आंसर क्या हो गया 7। ये हमारा अंतिम सवाल था भैया। आई होप आपको सारे सवाल समझ आए होंगे, सारे सवालों का सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आ रहा है, अगर ये मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ वीडियो शेयर करिए। बहुत ज्यादा फायदा होगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। बने रहिए 40 दिन हमारे साथ। अब रेगुलर सीरीज आएगी, ये प्रैक्टिस सीरीज रेगुलर चलेगी, डेली आपको वीडियो मिलेंगे इसके, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।